उसका नाम अनामिका था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे किसी अनजान बीमारी के कारण। इसी वजह से अनामिका ने जिद ठान ली कि वो अच्छे से पढ़ाई करेगी और डॉक्टर बनेगी। और जैसा उसने सोचा था, बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके वो एक अच्छी डॉक्टर बन गई। उसने अपना एक अस्पताल बनवाया और गरीबों को मुफ्त में सेवा करने लगी। जब ऐसा ही चल रहा था, श्याम नाम का एक इंसान हॉस्पिटल आया अपनी माँ को लेकर और सीधा अनामिका के पास गया। बताइए क्या प्रॉब्लम है? जब अनामिका ने इस तरह से पूछा तो वो घूर के अनामिका को देखने लगा। अनामिका भी उसे देखने लगी। आपका नाम श्याम है क्या? आप अनामिका है? हाँ श्याम, बताओ कैसे हो तुम? अरे जब से मैं आया हूँ तब से यही सोच रहा था। वैसे हम 10वीं तक साथ में ही पढ़ाई किए थे। उसके बाद मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। मैंने बहुत कोशिश की तुमसे मिलने की, पर मुझे पता चला कि तुम दूर जाकर अपनी पढ़ाई कर रही हो। क्या तुम सोशल मीडिया में भी नहीं हो? हाँ श्याम, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मैं सोशल मीडिया से दूर चली गई थी। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी भी नहीं है। नीलिमा ने कहा था उसके पास तुम्हारा नंबर है, पर अचानक से उसका फोन खराब हो गया। सोचा था तुम्हें फोन करूंगी। कहते हैं ना, किसी चीज को दिलो जान से चाहो तो वो आपको मिल ही जाती है। देखो तुम सीधा सामने आ गए। वैसे ये कौन है? ये मेरी माँ है। कुछ दिनों से इन्हें घुटनों में दर्द की शिकायत हो रही थी, इसी वजह से मैं इन्हें यहाँ ले आया हूँ। वैसे तो कई प्राइवेट हॉस्पिटल थे, सभी ने कहा कि अनामिका हॉस्पिटल ले जाने के लिए, क्योंकि वहाँ इलाज फ्री में होती है। तुमने अच्छा नाम कमाया है अनामिका। इस तरह श्याम ने उसकी बहुत तारीफ की। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आइए माँ जी, जांच कर लेती हूँ एक बार। इस तरह से वो श्याम की माँ को अंदर ले आई। कुछ देर के बाद सारे रिपोर्ट्स आ गए। फिर अनामिका कहने लगी, डरने की कोई बात नहीं। इनके घुटनों के अंदर का मंजा कम हो चुका है। ऐसे वक्त में हाई प्रोटीन युक्त भोजन लेना चाहिए। मैं प्रेस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ, उन दवाइयों को जरूर ले। इस तरह से उसने दवाइयाँ लिख दी। श्याम ने भी हाँ कहा और ले लिया। श्याम अनामिका से फिर कहने लगा, अच्छा अपना फोन नंबर दे दो। फिर अनामिका ने अपना नंबर दे दिया। वो दिन खत्म हो गया। अगले दिन श्याम ने अनामिका को फोन किया। फिर अनामिका कहने लगी, हेलो श्याम, कैसे हो तुम? और अभी कहाँ हो? कैसी है तुम्हारी माँ की सेहत? मैं तो पूछना ही भूल गई थी, तुम करते क्या हो? मैं इतने सारे सवालों का एक साथ जवाब नहीं दे सकता। मैं ठीक हूँ और मेरी माँ ठीक से दवाइयाँ भी ले रही है और अभी वो ठीक है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम करता हूँ। अच्छा, जो तुम चाहते थे वो बन गए। इसी तरह वो अक्सर एक दूसरे से बातें किया करते थे। कई दिन निकल गए। एक दिन अनामिका कहने लगी, श्याम, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। कई दिनों से ये कहना चाह रही थी। मैं बहुत दुखी थी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम फिर से मेरी जिंदगी में आओगे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम भी करते हो तो क्या मुझसे शादी करना चाहोगे? इस तरह अनामिका ने कहा। फिर ये सुनकर श्याम कहने लगा, अरे अनामिका, मैं तुमसे ये खुद कहना चाह रहा था, पर तुमने ही कह दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी माँ से तुम्हारे बारे में अक्सर बातें किया करता हूँ, पता है तुम्हें? कुछ दिनों के अंदर उन दोनों की शादी हो गई। अनामिका अपना घर का सारा काम निपटकर फिर अस्पताल जाया करती थी। इस तरह कुछ दिन निकल गए। एक दिन अनामिका को उल्टियां होने लगी। ये देखकर सासू माँ अनामिका से कहने लगी, क्या हो गया बेटा अनामिका, अस्पताल चले क्या? सासू माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आप भूल गई हैं, मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ। मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। आप बहुत जल्दी दादी माँ बनने वाली है। हाँ। ये सुनकर सासू माँ बहुत खुश हो गई। थोड़ी ही देर में श्याम वहाँ पे आया और वो कहने लगा, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ अनामिका। अब तुम बस आराम करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अस्पताल भी नहीं। अगर मैं ना जाऊं तो क्या होगा वहाँ पे पेशेंट्स का? जब तक डिलीवरी का डेट नहीं आता मैं तब तक जाऊंगी। फिर उसने भी हाँ कह दिया। कुछ महीने ऐसे ही निकल गए। अब वो 7वें महीने की गर्भवती थी। उसके पति श्याम ने उससे कहा विश्राम लेने के लिए। वो भी राजी हो गई। अनामिका ने अपने अस्पताल की जिम्मेदारी उसकी दोस्त वसुधा को दे दिया और आराम करने लगी। 3 दिनों के बाद अचानक से टीवी पर कुछ ऐसी खबरें आ रही थी।
एक अज्ञात बीमारी पूरे देश को हिलाकर रख दी है। क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है, इसीलिए कई लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। इसीलिए सरकार ने बहुत ही सख्त कदम उठाए हैं। अस्पताल और दवाइयों की दुकान के अलावा कुछ भी खुले नहीं रहेंगे, सब कुछ बंद रहेंगे। इस बीच अनामिका को फोन आ जाता है। हेलो वसुधा, क्या हो गया बताओ। अनामिका, कई लोग एक अज्ञात बीमारी से जूझ रहे हैं। लोग अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं। यहाँ डॉक्टर और नर्स की कमी हो रही है। हमने कईयों को बुलाया, पर उनमें से कई लोग इस बीमारी से डरे हुए हैं। अनामिका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। ऐसा तक कि अस्पताल के बेड भी कम पड़ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों की मेरे आंखों के सामने जान जा रही है। मैं बहुत डरी हुई हूँ अनामिका। डरते हुए वसुधा ने कहा। ये सुनकर अनामिका वसुधा से कहने लगी, वसुधा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ रही हूँ। सारी बातें अनामिका ने अपनी सासू माँ को बताया। सासू माँ कहने लगी, बेटा अनामिका, इस वक्त तुम्हारे लिए बाहर जाना ठीक नहीं होगा। मेरी बात सुनो, घर पे रहो। सासू माँ, अगर मैं अभी नहीं गई तो लोगों की जान जा सकती है। मैं ही हूँ जो पेशेंट का देखभाल कर सकती हूँ। इस तरह बैठे रहना मेरे लिए सही नहीं होगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह से कहकर वो अस्पताल के लिए निकल गई। वहाँ पर कई लोग जोर जोर से चिल्ला के रो रहे थे डेड बॉडीज को देखकर। ये देख के अनामिका कहने लगी, हे भगवान, इंसान इस तरह चींटियों की तरह अपनी जान गंवा रहे हैं। आपको इन्हें बचाना होगा भगवान। ये सोचकर अनामिका अंदर गई। वहाँ उसकी दोस्त मरीजों का इलाज कर रही थी। वसुधा आंखों में आंसू लेकर अनामिका से कहने लगी, अनामिका, तुम आ गई हो। मैं बहुत डर गई थी। पिछले 4 दिनों से मैं घर तक नहीं गई। मेरे माँ और पिताजी मेरे लिए इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे वक्त में मेरा घर जाना सही नहीं होता, इसीलिए मैं यहाँ पर रुक गई। चिंता मत करो। अनामिका, मेरे गले में भी दर्द हो रहा है। बहुत ज्यादा कफ हो गया है। मुझे तो लग रहा है कि मुझे भी वो बीमारी हो गई है शायद। तुम उत्तेजित मत हो, ये सारी दवाइयाँ जाके ले लो। इस तरह से उसने कहा, फिर दवाइयाँ देके उसे सुला दी। फिर अनामिका वहाँ पर मरीजों का देखभाल करने लगी, जबकि वो खुद गर्भवती थी। फिर भी वो खुद ऑक्सीजन सिलेंडर उठाकर मरीजों की सहायता कर रही थी। पर कई लोग बिना बेड के हैं, कई लोग ऑक्सीजन की कमी से अपनी जान गंवा रहे हैं। ये सब देखने के बावजूद वो कुछ कर नहीं पा रही थी। तब तक शाम हो चुकी थी। अनामिका के पति श्याम ने उसे फोन किया। अनामिका, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम गर्भवती हो, क्यों तुम मरीजों का इलाज करने गई? ये कैसी बात हुई? तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? अगर अभी ना जाऊं तो फिर डॉक्टर होने का क्या फायदा? मैं एक धार्मिक क्षेत्र में हूँ। अगर मैं मुश्किल घड़ी में काम ना करूँ तो फिर मेरी पूरी पढ़ाई बेकार है। मेरे मरीजों को खोकर मुझे भुगतना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ जितने पेशेंट आ रहे हैं वो सारे बहुत तकलीफों में हैं। इस वक्त उन्हें मेरी जरूरत है। प्लीज तुम मुझे समझने की कोशिश करो। ये कहकर उसने फोन रख दिया। श्याम गुस्से से कहने लगा, अभी वहाँ पर उसे क्या करना है? ये कहकर वो जल्दी जल्दी अस्पताल के लिए निकल गया। वहाँ की परिस्थिति कुछ ऐसी थी। एक बार उठो माँ, 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 एक बार उठो ना माँ। इस तरह एक छोटा बच्चा अपने माँ के लिए रो रहा था और उधर दूसरी माँ अपने बच्चे के लिए कह रही थी, हे भगवान, आपने मेरे बच्चे को क्यों छीन लिया? उसके बदले मेरी जान ले लेते। पार्वती, उठो एक बार। इस तरह से एक माँ अपने बच्चे के मृत शरीर के बगल में बैठकर रोते रोते उसे कह रही थी। ये सब कुछ देखकर श्याम बहुत दुखी हो गया। वो अंदर गया, देखा अनामिका बहुत दुखी होकर एक इंसान को बिस्तर पे सुला रही थी और फिर ऑक्सीजन सिलेंडर उठाकर उसके पास ले आए। ये देखकर श्याम वहीं पर रुक गया और इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद अनामिका वहां पर आई। फिर अनामिका श्याम से कहने लगी, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? मैं गुस्से से यहाँ पर आया था तुम्हें जबरदस्ती घर वापस ले जाने के लिए, पर यहाँ की परिस्थिति देखकर मुझे समझ में आ गया कि इन्हें तुम्हारी जरूरत है। मुझे गर्व हो रहा है तुम्हें इस तरह देखकर। हम जैसे इंसानों के लिए तुम जैसे डॉक्टरों की बहुत जरूरत है अभी, पर सावधान रहना। श्याम ने इस तरह से कहा। फिर उसकी बातों पर अनामिका ने मंजूरी जताई। थोड़ी देर बाद दुखी होकर श्याम वहां से चला गया। अनामिका भी दुखी थी, पर उसे अस्पताल में रुककर लोगों का इलाज करना था। वो मरीजों का इलाज करने लगी, जबकि अनामिका खुद प्रेग्नेंट थी। वो कड़ी मेहनत कर रही थी और मरीजों का देखभाल कर रही थी। उसकी ये सेवा देखकर कई लोगों ने अनामिका की बहुत तारीफ की। सीतारामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सासू माँ और बहू रानी रहती थी।
वो हमेशा छोटी छोटी बात के लिए लड़ाई करते रहते थे। सासू माँ का नाम था सूर्पनखा। बिल्कुल नाम के ही तरह वो शैतान थी। और बहू रानी का नाम था अनामिका। अनामिका बहुत ही नरम स्वभाव की थी, पर लड़ाई के वक्त वो भी कुछ कम नहीं थी। दोनों के ही पति उनकी लड़ाई संभाल नहीं पाते थे, इसीलिए वो नौकरी का बहाना देकर सुबह निकलते थे और शाम लौट आते थे। एक दिन जब ऐसा ही चल रहा था, सूर्पनखा ने कहा, इतनी बार बोलने के बावजूद थोड़ी भी अकल नहीं है। बोला था दूध चढ़ा हुआ है देखने के लिए, पर सारा दूध जल के राख हो गया। इस तरह से वो चिल्ला कर कही। इस बीच अनामिका वहां पर आकर कहने लगी, क्या हुआ सासू माँ, क्यों चिल्ला रही है? तुम्हारी वजह से चिल्ला रही हूँ। देखो कैसे जल के राख हो गया दूध। दूध चूल्हे पर चढ़ा हुआ देखकर क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ खड़े रहकर उसे उबालना है? सासू माँ, जिसे खुद ही कुछ नहीं पता वो चली बहू रानी को सिखाने। मुझे कहने से पहले आपने क्या भूला वो कहिए। कपड़े धोने के बाद क्या आप साबुन बगल में रख के भूल गई? आपने साबुन को पानी में ही छोड़ दिया था, सारा साबुन गल गया, तो फिर उसका क्या करें? अच्छा, तो ऐसी बात है। जाकर अपने कमरे में देखो। क्या तुम्हें नहीं पता धुले हुए कपड़ों को आयरन करके अलमारी में ठीक से रखना चाहिए? कंघी करने के बाद आपको नहीं पता गिरे हुए बालों को बाहर फेंकना चाहिए? इस तरह वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे थे और चिल्लाए जा रहे थे। इस बीच अनामिका के पति वहां आते हैं। माँ, रोज रोज इस तरह की लड़ाई क्यों? क्या हम घर पे रहे या घर छोड़ के चले जाए कहीं? बताइए। ऐ, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? पहले अपनी पत्नी को सिखाओ तहजीब। वो हमेशा मुझसे लड़ाई करने के लिए तैयार रहती है। जो भी हमें देखता है सोचता है कि मैं ही शैतान हूँ। वो क्या सोचेंगे सासू माँ, ये तो सच है। आपको नहीं पता आपका नाम सूर्पनखा क्यों है? आप पर खूब जचती है। मैंने तो जिंदगी में ऐसा नाम कहीं नहीं सुना। सुना? क्या कह रही है? तुम्हारी पत्नी ऊंची आवाज में बोलती है, तुम कुछ नहीं बोलते। शादी के बाद से तुम मेरा ख्याल नहीं रखते। तुम्हारी बीवी मीठी और मैं तीखी हूँ तुम्हारे लिए। ये कहकर वो रोने लगी। अनामिका के पति को समझ नहीं आ रहा था कि उस वक्त उसे क्या कहना चाहिए। अनामिका, कम से कम तुम्हें थोड़ी सी अकल होनी चाहिए। छोटी छोटी बात पे लड़ते हो। मुझे लड़ाई करने की क्या जरूरत है? उन्हें कह दो मुझसे बात ना करे। ये कहकर गुस्से से अनामिका वहां से चली गई। हाँ, ऐसे उसे सबक सिखाया करो। ये कहकर वो भी वहां से चली गई। थोड़ी देर के बाद पूरा माहौल शांत हो गया। इस बीच सूर्पनखा के पति वहां पे आ पहुंचे और कहने लगे, इस घर में 2 महिला है, पर तुम दोनों को नहीं पता कैसे कपड़े धोने चाहिए। जो दाग लगा था सफेद शर्ट पे वो तो रह गया। लड़ाई में तो तुम दोनों हमेशा आगे रहते हो। इस तरह उन्होंने चिल्लाकर कहा। आवाज सुनकर अनामिका और सूर्पनखा दोनों ही बाहर निकल आए देखने के लिए। उस सफेद शर्ट को मैंने नहीं धोया। हर बात के लिए मुझे मत डांटा कीजिए। जिसने धोया उसे डांट रहा हूँ। पिताजी, मैंने इन कपड़ों को नहीं धोया है, सासू माँ ने धोया है, आप उन्हें डांटिए। मैं इस तरह से बेवकूफों की तरह कभी नहीं धोती। तुमने धोया है और इल्जाम मुझ पे लगा रही हो। इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है? जो सच है मैं वही कह रही हूँ। इस तरह से अनामिका ने कहा और फिर दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। ये सुनकर अनामिका के पति कहने लगे, ओफो पिताजी, आपने पूरा शांत माहौल बर्बाद कर दिया। क्या आपके पास इस शर्ट के अलावा दूसरा शर्ट नहीं है? इस तरह से ये दोनों क्यों लड़ाई कर रहे हैं? मैंने बेकार की ही इस बात पर चर्चा कर दी। ये कहकर वो वहां से चले गए। माँ, अनामिका, अब तुम दोनों बंद करो। इस तरह से उसने दोनों पर चिल्लाया और वहां से चला गया। दोनों एक दूसरे से मुंह फेर लिए और वहां से वो भी चले गए। बाद में अनामिका के पति भी घर से बाहर चले गए। घर पे सिर्फ सासू माँ और बहू रानी थी। बहू रानी अनामिका खाना पका रही थी। सासू माँ सूर्पनखा टीवी देख रही थी। थोड़ी देर के बाद अनामिका ने खाना पकाकर टेबल पर अच्छे से सजा के रख दिया। तब तक दोपहर हो चुका था। दोनों के पति दोपहर के भोजन के लिए घर लौट आए। उस वक्त सूर्पनखा और दोनों के पति लंच करने के लिए बैठ गए और अनामिका सबको खाना परोसने में लग गई। भोजन के दौरान सूर्पनखा कहने लगती है, 1 साल हो गए शादी हुए, पर अभी तक तुमने खाना पकाना नहीं सीखा। सब्जी में नमक है ना तीखा है। बिल्कुल बेस्वाद का है ये सब्जी। यहाँ पे तो कोई बीपी पेशेंट है नहीं। सासू माँ, सांबर समझ के आपने पानी मिला लिया है। आपको नमक मिर्च का स्वाद कैसे मिलेगा?
उसने इस तरह से कहा। ये सुनकर दोनों के पति हंसने लगे। फिर गुस्से से सासू माँ अनामिका की तरफ देखने लगी। सांबर रखने के बदले तुमने जानबूझकर मेरे हाथ के नीचे पानी रखा और मुझ पे इल्जाम लगा रही हो तुम। चीची, मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? किसी ना किसी चीज को लेकर आप हमेशा मुझसे लड़ाई करती रहती हैं। हाँ, मुझे तो लड़ाई करने में मजा आता है। इस तरह से बहुत ही गुस्से से कहकर वो वहां से चली गई। ये देखकर अनामिका के पति और सूर्पनखा के पति अनामिका से कहने लगे, तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो, कम से कम खाते वक्त तो तुम दोनों शांत रहा करो। उनकी डांट सुनकर अनामिका बहुत उदास हो गई। भोजन के बाद वो दोनों टीवी के सामने जाकर बैठ गए। अनामिका खाना लेकर सासू माँ के पास गई, जो अपने कमरे में सो रही थी। सासू माँ, खाना खा लीजिए। मुझे जरूरत नहीं। किसने तुम्हें कहा है यहाँ पर खाना ले आने के लिए? हाँ, आपको मुझ पे गुस्सा है ना? आपने खाना क्यों छोड़ा? आप खुद से खाना खाएंगी या मैं आपको खिला दूं? नहीं, मैं खुद ही खा लूंगी। वैसे अनामिका, सांबर बड़ा ही स्वादिष्ट हुआ है। आपने ही सिखाया सासू माँ, आज के सारे पकवान बहुत स्वादिष्ट हैं। सासू माँ खुशी खुशी खाना खाई। उन दोनों के बीच प्यार देखकर दोनों के पति एक दूसरे से कहने लगे, अरे उनके बीच प्यार देखा? वो दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, फिर एक दूसरे से प्यार से बात करने लगते हैं। अजीब है। हाँ पिताजी, हमें नहीं पता वो कब कैसे बर्ताव करेंगे। इस तरह वो सोचने लगे। इस बीच सूर्पनखा ने अपना भोजन खत्म कर लिया। अनामिका प्लेट लेकर उसे साफ कर दी। फिर वो कहने लगी, सासू माँ, आपने अभी भी खाना खाया ना? कम से कम थोड़ा टहल लीजिए। वैसे ही आप गोल होती जा रही है। अगर आप ऐसे ही बैठी रही और खाती रही तो मोटी हो जाएंगी, मोटी। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधा मुंह पर बोलो, पीठ पीछे क्यों बोल रही हो? तुम्हारी क्या जरूरत है मैं मोटी हूँ कि पतली हूँ? मेरी जैसी मर्जी, मैं वैसी ही रहूंगी। आपकी जैसी मर्जी, आप वैसे ही रहिए, पर कोई तो होना चाहिए कि आपको बोले, आपका मार्गदर्शन करे। जब आप सड़क से जाती हैं, हर कोई आपको देखकर मजाक उड़ाता है, हाथी हाथी कहकर। कौन कहता है ऐसा? उसे सामने लाओ, अभी मजा चखाती हूँ। सच बोला, इसीलिए आप मुझे मरवाना चाहती हैं? इस वजह से उन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। ये देखकर अनामिका के पति सूर्पनखा के पति से कहने लगे, पिताजी, अभी अभी हम इन दोनों के बारे में अच्छी बातें कर रहे थे ना, देखिए ये फिर शुरू हो गए। हमारे लिए अच्छा नहीं है यहाँ पर ज्यादा देर रुकना। चलिए चलते हैं। हाँ चलो। ये कहकर वो दोनों ही वहां से निकल लिए। जैसे ही वो दोनों बाहर गए, अनामिका कहने लगी, सासू माँ, पिताजी और मेरे पति दोनों चले गए। टीवी का रिमोट यहीं पे है। फिर देर किस बात की, चलो बैठकर देखते हैं सास बहू वाला सीरियल। चलिए चलिए सासू माँ। इस तरह से वो दोनों टीवी के सामने बैठकर सीरियल देखने लगे। दोनों के पति समझ नहीं पाते थे और अपने सर के बाल नोचने लगते थे, ये सोचकर कि कब सासू माँ और बहू रानी फिर से लड़ाई कर ले। फिर भी लड़ाई होने के बाद भी वो एक दूसरे से बात करते थे और खुश रहते थे। इसीलिए कहते हैं, औरतों की लड़ाई के बीच में मर्दों को कभी नहीं आना चाहिए, और अगर आप एक बार फंस गए तो निकल पाना मुश्किल है। इसीलिए सावधान।